नमस्कार। आज हमारे पास एक काफ़ी दिलचस्प दस्तावेज है। ये हमें ट्रॉन की जानी पहचानी डिजिटल दुनिया में ले तो जाता है, पर कहानी में एक नया मोड़ लाता है। हाँ, बिल्कुल। एक काल्पनिक सीक्वल Tron.Ares की बात हो रही है इसमें। तो चलिए जरा इसकी गहराई में उतरते हैं। हाँ, ये हमें वापस उसी ग्रिड में ले जाता है जहाँ लाइट साइकिल्स दौड़ती हैं, लेकिन इस बार हीरो कोई और है, एरीस। एरीज, हाँ, जिसे डिजिटल दुनिया का योद्धा कहा गया है। ये सिर्फ कोई आम प्रोग्राम जैसा नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आज की हमारी बातचीत इसी एरीज के किरदार पर, ग्रिड की जो अभी हालत है उस पर, और कहानी के मुख्य संघर्ष पर रहेगी। ठीक है। तो एरीज से ही शुरू करते हैं। दस्तावेज कहता है कि एरीज मतलब सिर्फ कोड नहीं है, वो इंसान और सिस्टम के बीच एक पुल जैसा है। उसमें भावनाओं को कोड में बदलने की और डेटा को हथियार बनाने की ताकत है। एक जगह वो कहता भी है, मैं बना हूं तुम्हारे सिस्टम की सबसे बड़ी गलती से, अब मैं उसे सुधारने आया हूं। हाँ, और यही बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। एरिस को मानवीय भावनाओं और डिजिटल लॉजिक का एक संगम जैसा दिखाया गया है। ये जो विचार है कि वो सिस्टम की गलती से बना, ये शायद बताता है कि वो उम्मीद से कहीं ज्यादा विकसित हो गया है। एक और लाइन है ना उसमें, हाँ, वो अपग्रेड वाली। बिल्कुल, मुझे डिलीट करना आसान है, बिल्कुल, पर मैं फिर से बन जाऊंगा, इस बार अपग्रेड होकर। ये सिर्फ रीबूट नहीं है, नहीं, ये विकास है। शायद भावनाओं से चलने वाला विकास। तो ये एक उभरती हुई चेतना जैसा लगता है। और ये सब हो कहाँ रहा है? उस ग्रिड में, जो अब मतलब केविन फ्लिन की यादों का साया ज्यादा लगती है। सही कहा। दस्तावेज कहता है कि ग्रिड अब बिना राजा के जंगल जैसा है, अराजक, खतरनाक। और इसमें यह भी जिक्र है कि क्लू की वापसी की अफवाहें हैं, तो माहौल और भी ज्यादा तनावपूर्ण लगता है। हाँ, बिल्कुल। और इसी अंधेरे में, इसी अराजकता में एरिस उभरता है, शायद एक उम्मीद बनकर, या फिर एक नए किस्म के खतरे के तौर पर। कहानी का जो संघर्ष है, उसे सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं कहा गया, उसे डिजिटल धर्मयुद्ध का नाम दिया है स्रोत ने। डिजिटल धर्मयुद्ध। अच्छा, हाँ। अगर इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये सिर्फ कोड पर कंट्रोल की लड़ाई नहीं है, ये सिद्धांतों की लड़ाई है, अस्तित्व की लड़ाई। सिद्धांतों की मतलब ये कि क्या भावनाएं जो शायद सिस्टम के लिए तर्कहीन हैं, ज्यादा जरूरी हैं या फिर शुद्ध तर्क। कहानी इशारा करती है कि यहाँ भावनाओं को बचाने के लिए फायरवॉल नहीं, शायद बलिदान चाहिए। और क्लू का नजरिया भी है इसमें, उसके एआई एको का एक संवाद है। तुम सोचते हो ये सिस्टम तुम्हारा है, पर मैंने इसे अपनी सांसों से जिया है। हाँ, ये बहुत पावरफुल लाइन है। ये बनाने वाले और उसमें रहने वाले के बीच का तनाव दिखाता है ना? बिल्कुल। कौन ज्यादा हकदार है, जिसने बनाया वो या जिसने उसे अनुभव किया, उसे जिया? ये स्वामित्व और रचना के रिश्ते पर एक गहरा सवाल है। हाँ, और ये सवाल सिर्फ डिजिटल दुनिया का नहीं है। हम अपनी बनाई चीजों से कैसे जुड़ते हैं? क्या वो हमेशा हमारे कंट्रोल में रहती हैं, या अपना जीवन जीना शुरू कर देती हैं? एरिस का किरदार ऐसी जटिलता का प्रतीक लगता है। और एरिस खुद भी शायद ये समझता है। एक और संवाद है जहां वो शायद किसी इंसान से कह रहा है, तुम मुझे समझते नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ कोड नहीं, तुम्हारे भीतर का डर भी हूं। उफ, ये लाइन तो हाँ, ये सोचने पे मजबूर करती है। क्या वो कह रहा है कि वो सिस्टम की खामियों का नतीजा है, या वो इंसानी भावनाओं का, खासकर डर का, एक डिजिटल रूप है? ये इंसान और डिजिटल के बीच की जो रेखा है, उसे बहुत धुंधला कर देता है। क्या एरिस सिर्फ सिस्टम का एक हिस्सा है जो विकसित हो गया है, या वो इंसानी अनुभव का ही एक आईना बन गया है? ये दस्तावेज हमें इसी सवाल के साथ छोड़ता है कि हम उस सिस्टम से कैसे रिश्ता रखते हैं जो हमें बना भी सकता है और मिटा भी सकता है। क्या डिजिटल दुनिया सिर्फ कोड और सर्किट है, या वो हमारी अपनी भावनाओं, हमारे डर, हमारी उम्मीदों का एक बहुत बड़ा आईना भी है? बिल्कुल। तो इस दस्तावेज में जो ट्रॉन एरिस की ये काल्पनिक तस्वीर पेश की गई है, इसका सार क्या निकलता है? ये डिजिटल आत्मा के लिए एक संघर्ष की कहानी लगती है, जहां टेक्नोलॉजी सिर्फ एक औजार नहीं है, वो खुद भावनाओं और अस्तित्व के सवालों से जूझ रही है। एक ऐसी दुनिया जहां एक प्रोग्राम शायद इंसानियत का बोझ उठा रहा है। सही कहा। और अंत में ये दस्तावेज हमें कुछ बड़े जरूरी सवालों के साथ छोड़ देता है। क्या एरिस वाकई सिस्टम को बचा पाएगा, या वो खुद उसी अराजकता का हिस्सा बन जाएगा जिसे वो मिटाना चाहता है? ये एक बड़ा सवाल है। और उससे भी बड़ा सवाल शायद ये है, जब हमारी रचनाएं जैसे एरिस भावनाएं दिखाने लगती हैं,
शायद चेतना के संकेत देने लगती हैं। तो बनाने वाले और रचना के बीच का रिश्ता कैसे बदलता है? क्या रचना हमेशा बनाने वाले की परछाई ही रहेगी, या वो उससे आगे निकल सकती है, अपनी पहचान बना सकती है? ये वो सवाल है जिन पर ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है।